ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम क्लास। जी, तो आपके सामने आज का पहला प्रश्न आ चुका है और प्रश्न है आपका, सृजनात्मकता को खाली स्थान की अवधि की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रवादार बौद्धिकता, दूसरा है अभिसरित सोच, तीसरा है विविध सोच और चौथा ऑप्शन है द्रव बौद्धिकता। तो आप अपना आंसर कमेंट में लिखते रहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए फटाफट से सब लोग अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी। मेरा एडमिशन अभी नहीं हुआ है, बट फिर भी आपकी क्लास करते हैं आयशा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एडमिशन तो हो ही जाएगा, लेकिन आप तैयारी करते रहो। जी, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, सृजनात्मकता को किससे जोड़ सकते हैं आप। सृजनात्मकता रवादार बौद्धिकता नहीं। फ्लुएंसी की बात करें, अभिसरित अभिसरित सोच होती है आपकी, केवल एक तरीके पर अटक जाती है। विविध सोच, विविध मतलब आप अनेक तरीकों से सोच पाते हैं। सृजनात्मकता का मतलब ही यही होता है, अपसारी चिंतन जिसको हम कहते हैं, कि आप एक से ज्यादा तरीकों से किसी भी समस्या को सॉल्व कर सके या एक से ज्यादा तरीकों से सोच सकें। मौलिक विचार इसमें होते हैं, आपके नए नए आइडियाज दिमाग में उत्पन्न होते हैं। तो विविध सोच को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, सृजनात्मकता से रिलेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला है व्याकरणिक, दूसरा वाक्यात्मक, तीसरा है विभक्ति विषयक और डी है आपका ध्वनि संबंधी। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो लिखो अपना आंसर। हाँ जी। जी फटाफट से लिखेंगे सब लोग अपना आंसर। वीडियो को लाइक तो करते रहो भाई। सब लोग जरा कमेंट को नीचे करो फटाफट से और वीडियो लाइक करो एक बार। जल्दी से कर दो, स्टार्ट हुए ही अभी क्लास आपकी, है ना। देखो अब बात करें, तो यहाँ पे साफ सुथरा इसने लिख दिया है ध्वनि संयोजक। ध्वनि ध्वनि मतलब अभी हम हिंदी पेडागोजी की क्लास जब आज आपने की है, तो आपने पढ़ा है ना ध्वनि के बारे में। स्वनिम विज्ञान पढ़ा था आपने, फिर वाक्य विन्यास पढ़ा था, आकृति विज्ञान पढ़ा, सब चीजें पढ़ी। तो ध्वनि संबंध किससे रहेगा आपका। तो यहाँ पे इसने डायरेक्टली आपका फोनोलॉजी लिखा नहीं है इंग्लिश वाला, हिंदी में ध्वनि संबंधी कहेंगे। जब उसने अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है कि ध्वनि संयोजनों का नियम किसके अंदर पढ़े जाएंगे, तो भाई ध्वनि संबंधी चीजों के अंदर ही पढ़े जाएंगे, बात खत्म हो जाती है आपकी, है ना। विभक्ति जो होती है वो आपकी वर्तनी विषयक, जो हमने आज पढ़ा था वर्तनी विषयक हिंदी पेडागोजी में, वही आपका विभक्ति विषयक है आपका। ठीक है। और जो वाक्य विन्यास होता है वो वाक्यात्मक। व्याकरणिक जो हो जाएगा आपका, ये संरचना से संबंधित रहेगा आपका। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धृत या फिर संस्कृति प्रभावित। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो जल्दी से अपना आंसर। जी, इंग्लिश में भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इंग्लिश वाला आज टाइप नहीं हुआ भाई, ये आपका पुराना वाला क्वेश्चन पेपर है, तो इंग्लिश का था ही नहीं। इसलिए सिर्फ हिंदी का ही है आज, तो आज हिंदी में ही काम चलाओ। हाँ, टीचर डे हो चुका है, आप आज आपका सुबह से टीचर्स डे ही हो रहा है हर क्लास में। तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे एक बार और सभी को टीचर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। चलिए अब बात करें, तो जब सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा निर्धारित होगी, भाषा द्वारा प्रभावित होगी, तो उसको भाषा निर्धारित ही कहा जाएगा। संज्ञानात्मक पक्ष तो कहेंगे नहीं उसको, है ना। सामाजिक भी नहीं हो रहा उसमें, सामाजिक प्रभाव और संस्कृति का प्रभाव भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भाषा निर्धारित ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत कर रहा है, तो वह किस चीज का उपयोग करता है। कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का, अंतर्दृष्टि का। अब पता चलेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अभी तक तो आसान प्रश्न आ रहे थे, जब धड़ा धड़ा आंसर कर रहे थे। चलो अब बताओ, अब देखेंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। जी लिखो फटाफट से अपना आंसर। बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, तो देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके, कि जब इसमें अपने अनुभव और सुझाव के आधार पे, अपने जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आपकी खुद की अकल है, जो आपकी समझ है, उसके आधार पे आप क्या कर रहे हैं,
उपकरणों में खराबी का कारण आप पता लगा रहे हैं और कारण की परिकल्पना का परीक्षण करा पहले। पहले आपने ये जांच की कि जो खराबी हुई है आपके उपकरण में, वो खराबी क्या हुई है, उसकी परिकल्पना का परीक्षण करा आपने, और परीक्षण करने के बाद फिर मरम्मत की है, तो इसको हम कहेंगे कलन विधि। वजह वजह यह है कि कलन विधि का मतलब होता है चरणों में चलना, स्टेप बाय स्टेप। जो स्टेप बाय स्टेप जब प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, तो उसको कलन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है वो। पहले उसने देखा उपकरण खराब हुआ, फिर उसने उपकरण का कारण जानने की कोशिश की, फिर उसका परीक्षण किया, उसके बाद में उसने क्या किया, उसकी मरम्मत की। अंतर्दृष्टि वाला, देखो मानसिक दृढ़ता हो ही नहीं सकता। मानसिक दृढ़ता का मतलब होता है कि आप जो है केवल एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज्यादा तरीका आपको आता ही नहीं है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। अनुमानी विधि का मतलब ये होता है कि आप कल्पना कर रहे हैं, केवल आप अनुमान लगा रहे हैं कि यार इसका ऐसे सही हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बिजली के दो तार लिए खड़े हैं, है ना। आप सोच रहे हैं कि कौन सा वाला लाल है, कौन सा वाला हरा है, या जो भी आपका पॉजिटिव निगेटिव। अब इसको लगाऊं या इसको लगाऊं, इसको लगाऊं इसको, तो यहाँ पे क्या है, अनुमान लगा रहे हैं। अब अनुमान आपका गलत हो सकता है, अगर आपने गलत लगा दिया तो गए आपसे काम से, है ना। तो ये होता है अनुमान। अनुमान कब लगाया जाता है, अनुमान ऑब्जेक्टिव प्रश्न में लगाया जाता है, जैसे यही है तो इसमें अनुमान लगा लो कौन सा सही होगा। लेकिन यहाँ पे अनुमान की बात नहीं चल रही है, यहाँ उसने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया है, उसको पहले से ही ज्ञान है, उसको पहले से ही ज्ञान है, उसको उपकरण सही करना आता है, तो पहले से ज्ञान है उसको। अंतर्दृष्टि भी नहीं है। अंतर्दृष्टि भी अनुमान को ही कहते हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है सूझ, यानी आइडिया। एकदम से कोई आइडिया आया और उस आइडिया का इस्तेमाल कर लिया। जैसे आपने सूझ का सिद्धांत पढ़ा होगा, कोहलर का, बंदर वाला, वन मानुष का सिद्धांत पढ़ा है कभी, बीएड में डीएलएड में पढ़ा होगा, उसमें होता है अंतर्दृष्टि, तो वो नहीं है ये। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है किस चीज का। द्वितीयक विस्तारण विधि का, दूसरा है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, तीसरा है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, और डी है आपका करने की विधि का। नहीं सॉरी, काम करने की विधि का। नहीं नहीं ठीक है, कम ही होगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टुकड़ों की बात कर रहे हैं ना, कम करने की। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखो अपना आंसर सब लोग, जल्दी से लिखते रहो फटाफट से, और वीडियो को लाइक करते रहो। 500 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, 5 लाइक बच रहे हैं, है ना। कॉलबर्ग ने अपना प्रयोग भालू पर किया था मन्नत। अरे पहली बात तो ये कि कॉलबर्ग नहीं कह रहा मैं, कोहलर। दोनों अलग आदमी है ये। कोहलर अलग आदमी है और कॉलबर्ग अलग आदमी है, ठीक है। ये कॉलबर्ग जो है, ये तो नैतिक विकास का सिद्धांत वाला आदमी है, जिसने हिंज वाली, है ना, नैतिक विकास का। और ये जो कोहलर है, ये व्यवहारवादी है, इसने सूझ का सिद्धांत दिया था आपका। सूझ का सिद्धांत है इसका, ठीक है। और इसने जो आपका जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो वन मानुष पे किया था, भालू पे नहीं किया था। वन मानुष, चिंपैंजी, इंग्लिश में चिंपैंजी कह सकते हो, चिंपैंजी पे किया था इसने, ठीक है। भालू वगैरह किसी लोकल किताब में जब छपता है तो वो भालू बंदर कभी कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वन मानुष इसका सही आंसर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जी। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है उपलक्ष्य। एक बड़ा लक्ष्य होता है, और लक्ष्य एक टॉपिक होता है बड़ा, जब उसको छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो क्या कहते हैं, सब टॉपिक, है ना। एक सब्जेक्ट होता है, सब सब टॉपिक होते हैं उसके। तो लक्ष्यों को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है उसको उपलक्ष्य कह देते हैं, उपलक्ष्य विश्लेषण, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है साध्य लक्ष्य विश्लेषण। साध्य लक्ष्य विश्लेषण भी इसी का नाम है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, तीसरा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, और डी है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे अपना आंसर आप। आपकी एप्लीकेशन में लाइव क्लास नहीं चलती है। नहीं लाइव क्लास नहीं चलती, लाइव क्लास आपकी यही चैनल पे होती है, वहां सिर्फ आपको नोट्स मिलते हैं। हाँ जी।
लिखो अपना आंसर सब लोग। बढ़िया। देखो, अगर पुरुष और महिला की भूमिका समाज निर्धारित कर रहा है तो ऐसे हम कह सकते हैं लैंगिकता जो है सामाजिक अवतरण है या सामाजिक आ, सामाजिक द्वारा समाज द्वारा जनरित की गई चीज है ये आपकी, है ना। अंतर्निहित नहीं है आपके कि आपके मन में पहले से ही था। अंतर्ज्ञानी भी नहीं है, आनुवांशिक भी नहीं है। आनुवांशिक अगर हम कहेंगे तो उसको लैंगिक संरचना कहेंगे हम, है ना। ये जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है ये आपकी समाज द्वारा बनाई गई होती है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली किसके उदाहरण है आपके। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि। दूसरा है आलेख पत्र या रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति दर्शाने के लिए है। या फिर तीसरा है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन का गणन विधि है। या फोर्थ है आपका परीक्षा के उत्तर पत्रों में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे अपना आंसर आप। जी फटाफट लिखो अपना आंसर। समझे बात को। देखो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपका कि आप अपने रिपोर्ट कार्ड पर एकेडमिक प्रगति को दर्शा रहे हो। एकेडमिक प्रगति यही होती है आपकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होती है आपकी। तो उसमें उसी को आप करते हैं कि ग्रेड देते हैं बच्चों को कि बी ग्रेड लाया बच्चा, बी प्लस लाया है, ए प्लस लाया है या सी ग्रेड लाया है, तो वो ग्रेड आप उसके लिए देते हैं। कोडिंग भी, अंकन, सब चीजें। बच्चों की स्थिति का निरूपण नहीं करेंगे आप। पहली बात तो बच्चों की स्थिति का निरूपण करना ही गलत बात होती है ना। और बच्चों की स्थिति का निरूपण करने के लिए आप ग्रेड नहीं देते, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से बताएंगे ना, बच्चा कौन टॉपर आया है, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया है। उपलब्धि का आकलन करने की जो गणन विधि होती है उसमें नंबर होंगे, उसमें ग्रेडिंग नहीं होगी, उसमें नंबर होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किस चीज में। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशालीता का मूल्यांकन करने में। दूसरा है आपका कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में। तीसरा है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। और फोर्थ है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, लिखो जल्दी से अपना आंसर। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा। सही है फिर तो, रोज कहते हो ना कि हार्ड क्वेश्चंस लाओ, तो आ गए हार्ड, देख लो फिर मजा आएगा अब। जी लिखते रहो फटाफट से अपना आंसर। हम्म। देखो, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की किस चीज में सहायता करेगा। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। पहला ऑप्शन भी आपका ठीक है, अब बाकी नीचे के देखते हैं। कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह, समूह बनाना आपका भेदभाव होता है, समूह बनाना गलत हो जाता है आपका, है ना। समूह मतलब वो क्षमता के हिसाब से बना रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये एवरेज बच्चे, ये बुद्धू बच्चे, वो गलत होता है। गतिविधियों की सूची तैयार करने में शिक्षण के लिए, अच्छा, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षकों की किस तरह से सहायता करेगा, शिक्षक के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड, ये तो गलत ही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। बच्चे की, अरे एक मिनट रुकना, उपलब्धि का मूल्यांकन पूछा है ना इसने, मुझे लगा आकलन सिंपल वाला पूछा है, ये तो पूरा प्रश्न ही गलत हो गया हमारा। पूरा प्रश्न गलत हो गया भाई, क्योंकि इसने जो सवाल पूछा है वो पूछा है उपलब्धि का मूल्यांकन। और उपलब्धि का जो मूल्यांकन होता है वो योगात्मक वाला होता है। उपलब्धि का मतलब जो लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में, अंत में। तो उपलब्धि का जो मूल्यांकन होगा वो होगा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड। एक मिनट ना, अधिगमकर्ताओं के समूह बनाने में, शिक्षण की गतिविधियां तैयार करने में, प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाने में, ठीक है हाँ। फोर्थ वाला आंसर आपका राइट जाएगा कि बच्चे ने पूरे साल भर क्या प्रदर्शन किया है, पूरे साल भर का जो सीखा हुआ है उसकी परफॉर्मेंस लास्ट में जो बनती है उसका रिकॉर्ड बनाते हैं आप, उसका मार्कशीट तैयार करते हैं लास्ट में, फाइनल में। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये वाला तो रचनात्मक में है, ये भी रचनात्मक में है। ये आपका तो गलत ही है हमेशा के लिए, ये तो भेदभाव है एक तरह से, तो ये तो आपका किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता। आकलन, उपलब्धि का आकलन योगात्मक के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। समता एवं समान अवसर। दूसरा है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। तीसरा विश्व बंधुता।
और डी है आपका सामाजिक संतुलन। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखो अपना आंसर। हाँ जी, लिखते रहो फटाफट से। चलो 600 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, जरा करो सब लोग लाइक मिलके। अभी 600 है, 1000 लोग, 1100 लोग लाइव आ रहे हैं भाई। मतलब ये 400 500 लोग जो है वो रोज ही बाद में करते हैं लाइक, है ना। जरा भी कर दो फटाफट से। एक बार कमेंट को नीचे करके जल्दी से लाइक कर दो। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित रहेगी? समता और समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व नहीं, बंधुता नहीं, सामाजिक संतुलन की बात नहीं कर रहे वो, शिक्षा की बात कर रहे हो। समाज में नहीं संतुलन बनाना आपको, आपको कक्षा में संतुलन बनाना है। तो समता और समान अवसर देंगे बच्चों को आप, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 1995 में, 1999 में, 2016 में, या 1992 में? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। जी फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर आप। जो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो आपका लागू हुआ है, ये हुआ है 2016 में। और इसको कहते हैं RPWD एक्ट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। लो लिख ही देता हूं मैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है। ये एक्ट आपका 2016 में आया था, और इसके अंदर जो है दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में बात की गई है सारी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला ऑप्शन है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। दूसरा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। और तीसरा है बच्चों को समरूप अधिगम कर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। और डी है आपका व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए अपना आंसर लिखेंगे आप। हाँ जी, लिखो जल्दी से अपना आंसर। ये तो बीएड में पढ़ा है, अच्छा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को कैसे विद्यालय में पढ़ाओगे आप। व्यक्तिगत विविधता है तो इसका मतलब सीधा है समावेशी हो जाएगी कक्षा। जब विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ आएंगे तो समावेशी हो जाएगी। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में जो आपका प्रशिक्षित हो, ऐसा विद्यालय देंगे आप। मतलब ऐसे टीचर होने चाहिए स्कूल में आपके जो विभिन्न प्रकार से पढ़ा सकें, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो पढ़ाने के लिए आपको गतिविधियां या शिक्षण मेथड भी आपको विभिन्न प्रकार के ही लगेंगे। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को नहीं। विशिष्ट का मतलब तो ये हो गया स्पेशल चाइल्ड को पढ़ा सकते हो आप, स्पेशली, या आप तो वीआई को पढ़ाएंगे, या आप जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले को पढ़ा सकते हैं, या आप लर्निंग डिसेबिलिटी को पढ़ा सकते हैं। विशिष्ट हो गए फिर आप। बच्चों के समरूप अधिगमकर्ताओं में, बच्चों के समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। अच्छा, बच्चों के समान अधिगमकर्ता, जैसे जिस प्रकार के बच्चे, सेम बात हो गई, जैसे बच्चे वैसे टीचर। व्यक्तिगत विविधता के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण तो आपका गलत ही होता है। और विभिन्न वर्गों का मतलब ये हो गया कि अलग अलग कक्षा में पढ़ा रहे हो। वर्ग मतलब क्लास होती है, तो अलग अलग क्लास में पढ़ाएंगे तो भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा में ये कहते हैं कि एक ही क्लास में सबको पढ़ाना है। तो आंसर राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 22 वर्ष, या 6 से 18 वर्ष? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। लिखो अपना आंसर। जी फटाफट से लिखते रहेंगे अपना आंसर आप। देखो, ये सवाल जो पूछा गया है ये RTE 2009 से पूछा है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009।
इसी को हिंदी में लिखा है इन्होंने बस। ये 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात करता है। ठीक है, 6 से 14 साल, कक्षा 1 से। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? पहला है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता। दूसरा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। और फोर्थ है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो अपना आंसर। जी फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर। हाँ जी। देखो तो यहाँ पे पूछा आपका कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम कराना है। जब बच्चे विभिन्न विभिन्न प्रकार के हो गए, यहाँ पे पहले ही पता चल गया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको किस तरह का माहौल चाहिए। समावेशी शिक्षा चाहिए आपको। जब यहाँ पे लिख दिया उसने विविध अधिगमकर्ता हैं आपके, है ना। शिक्षण व्यावसायिकता, व्यावसायिक हो गया प्रोफेशनल एजुकेशन। तो प्रोफेशनल एजुकेशन वोकेशनल वाली नहीं देते हम बच्चों को। छोटे बच्चों को तो नहीं देते, हाई स्कूल के बाद जाती है प्रोफेशनल वाली एजुकेशन। सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, यहाँ बात मानवतावादी की नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ बच्चों के जो स्तर हैं, बच्चे की जो विशेषता है उसकी बात कर रहे हैं। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना नहीं। सार्वभौमिक संरचना से ज्यादा सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा का विचार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, किसके अंतर्निहित आएगा? संज्ञान बोधन, संज्ञान, समायोजन, केंद्रीकरण। तो बताएंगे किसके अंदर आएगा आप? लिखो जल्दी से अपना आंसर। हाँ जी। चलो वीडियो को लाइक भी करते रहो भाई, जितने लोग भी आ रहे हैं अभी, है ना। 1,000 लाइक पूरे करो जल्दी जल्दी फटाफट से। दो आंसर दो। देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो क्या पूछा है? स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना का मतलब होता है आलोचना। समीक्षा मतलब विश्लेषण करना, सही और गलत की पहचान करना। ये संज्ञान बोधन है। क्या है? जिसको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं, वो है ये। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है आपकी, ये दिमाग से रिलेटेड है। देख लो, योजना बनाना, समीक्षा करना, संज्ञान संशोधन करना, ये सब किस चीज से रिलेटेड रहेगा? दिमाग से रिलेटेड रहेगा आपका। तो संज्ञान बोधन हो जाएगा, दिमाग की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादी सोच। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? लिखो अपना आंसर। 12 नंबर गलत है, कौन कह रहा है ये? क्या हुआ 12 नंबर में भाई? RT वाला था ना 12 नंबर का। क्या गलत है बताओ? 6 से 14 नहीं है? कुछ और कहना चाहते हो? 6 से 14 ही है, गूगल पे चेक कर लो। अभी हाथ में फोन है आपके। बाद में करना, अभी मत करो, फिर क्लास बीच में छूट जाएगी आपकी। 6 से 14 ही होती है भाई, मैं आपको गलत क्यों बताऊंगा यार? मैं आपको जानबूझ के गलत बताऊंगा क्या? 6 से 14 ही होती है। देखो इसमें अगर बात करें, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसको सृजनात्मक सोच कहा जाएगा आपका। ठीक है। अमूर्त सोच या मूर्त सोच ये अलग चीज है, कॉन्सेप्ट। इसमें जरूरी नहीं अपने अनुभव के हिसाब से ही सोचे। सृजनात्मक सोच का मतलब यह है क्रिएटिविटी आएगी आपकी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा आपका। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन या विभेदी अनुदेशन। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? लिखो अपना आंसर।
जी सही है सर, 6 से 14 ही है, कई बार पढ़ी हूँ शिवानी। हाँ तो सही है, वो ही सही है, इनको कंफ्यूजन हो रहा होगा जो भी बोल रहे थे। ठीक है, आंसर दिया। देखो, इसमें इसमें एक हिंट छुपा हुआ है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे का मतलब सीधा यही है, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात चल रही है। और जब विभिन्न तरह के हैं आपके और कठिनाइयों का विभिन्न स्तर दे रहे हैं आप, तो ये क्या कहलाएगा आपका? विभेदी अनुदेशन कहलाएगा। विभेदी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंशिएटेड, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएटेड। चयनित होता है जब आप एक चयन कर लेते हैं कि यही तरीका अपनाना है मुझे, और यही तरीका पूरी क्लास के सामने मेथड उपयोग करना है, वो तो आपका सेलेक्टेड हो गया, वो काम नहीं करेगा। सटीक का मतलब भी यही है कि आप पहले से डिसाइडेड कर चुके हैं पहले से ही कि ये तरीका काम आएगा, व्याख्या करके बस काम खत्म करना है। त्रुटिहीन का मतलब तो ये हुआ कि आप गलती नहीं करेंगे, और ऐसा होता नहीं है, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लर्निंग में गलतियां होती हैं। फिलहाल यहाँ पे जो ज़रूरत है वो अलग अलग प्रकार के निर्देश देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, तो सबको अलग निर्देश चाहिए होता है। ठीक है, तो ये विभेदी निर्देशन वाला आपका सही होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा आत्मनिर्भरता, तीसरा है सामान्यीकरण, और चौथा है अधिग्रहण। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो अपना आंसर। लिखो जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी। तो यहाँ पे हम बात करें, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? प्रतिपालन, अभिप्रेरणा का, आत्मनिर्भरता का, सामान्यीकरण या अधिग्रहण? किसका होगा प्रतिपालन अधिगम? एक मिनट रुकना। प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है, ठीक है, किसी भी चीज का पालन। पूर्ववर्ती सामान्यीकरण का होना चाहिए, हाँ, सामान्यीकरण का होगा। क्योंकि सामान्यीकरण जो होता है वो एक चीज का, जो चीज आप सीख चुके हैं, अटेंशन, प्रतिपालन का मतलब अटेंशन हो सकता है यहाँ पर, उसका जो आप सीख रहे हैं प्रतिपालन अधिगम, ये आपका लर्निंग हो गई। लर्निंग के बाद जो चरण आएगा वो ये होता है कि उस सीखी हुई चीज का दूसरी जगह इस्तेमाल करना, और दूसरी जगह इस्तेमाल करने को सामान्यीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, जजोंक का यह मानना था कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं, या अन्योन्य आश्रित होते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो अपना आंसर। हम्म। हाँ जी, सामान्य बच्चों का 6 से 14 है, डिसेबिलिटीज बच्चों का 6 से 18 है। अच्छा, हाँ बात तो सही है आपकी, लेकिन अच्छा चलो देखते हैं, उसमें विकलांगता पूछा मेरे ख्याल से, अभी देखते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो। जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, अंतर संबंधित कहेंगे। स्वतंत्र नहीं हो सकते, अन्योन्य आश्रित नहीं हो सकते आपके, और एकीकृत का मतलब हो जाता है कि जुड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे पे प्रभाव नहीं डाल रहे। एकीकृत अलग चीज है। अंतर संबंधित का मतलब होता है कि एक दूसरे पे अपोजिट प्रभाव भी डालते हैं, यानी कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे पे प्रभाव भी डालेंगे। तो आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन। दूसरा है, पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहा है? अवलोकन विधि, संशोधन संशोधन विधि, प्रतिरूपण विधि, या अनुकरण विधि? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? हाँ जी।
देखिए, तो बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले से सीखे हुए काम में सुधार लाना है, और सुधार लाना है तो संशोधन होगा आपका, है ना? तो आंसर राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। दूसरा है आपका, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके बाद इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। तो उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है क्या? सतर्क, या फिर आपका निवर्तमान, या फिर आपका निरंकुश, या चौकस? तो बताएंगे किस प्रकार का व्यवहार है भाई ये? बताएंगे आप? हम्म। देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सतर्क रहेगा, अटेंशन वाली बात है ये। क्योंकि यहाँ पे जो निर्णय लेने के बाद बच्चे समस्या का विश्लेषण करेंगे, सूची बनाएंगे, फिर आपका जो है फायदे नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करेंगे, तो बिना अटेंशन के नहीं हो सकता, बिना सतर्क हुए नहीं हो सकता। पहले ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपका 12वां प्रश्न देख लेते हैं। अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के बारे में। अच्छा, दिव्यांग बच्चों की तो 6 से 18 ही है, सही कहा आपने। चलिए भाई, माई मिस्टेक, इसका फोर्थ ऑप्शन ही राइट जाएगा। 6 से 18। सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 है। दिव्यांग पूछा था इसने, तो ठीक है, आपका दिव्यांग के लिए आपका 6 से 18 ही है। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन जाएगा। और आज की क्लास